अब है शिक्षा। तो ये है इकॉनमी की 5 यूनिट का आखिरी डिवीजन, शिक्षा। सेवा सेक्टर में आता है शिक्षा। तो जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा को लिखता और पढ़ने में सक्षम है तो वह साक्षर कहलाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 74% लोग साक्षर हैं, जिसमें पुरुष 82 और महिलाएं 65% साक्षर हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो 3R को जानता है, यानी पढ़ना, लिखना और अंकगणित, तो वह उसे साक्षर माना जाएगा। शिक्षा स्वयं का बोध होना, यानी गलत का विरोध करना। शिक्षा का अर्थ व्यापक है, जिसमें गलत का बोध होना चाहिए, अधिकार पता होने चाहिए, कर्तव्य पता होने चाहिए और सही का साथ देना आना चाहिए उसे, यानी अधिकारों के प्रति जागरूक हो, कर्तव्यों का दायित्व समझ में आता हो, उचित का प्रोत्साहन और अनुचित का विरोध कर सके तो वो शिक्षित होगा। स्वयं का विस्तार करना, संकीर्णताओं से मुक्त होना और मानसिकता का विकास, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर तटस्थ और मानवतावाद से प्रेरित होना चाहिए तो वह व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा। अब है शिक्षा से तात्पर्य। तो शिक्षा से तात्पर्य स्वयं का बोध होने, स्वयं को जानने अथवा स्वयं का विस्तार करने से है। स्वयं के बोध से तात्पर्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और कर्तव्य के निर्वाह करने से, यानी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति निर्वाह करने से है। साथ ही उचित का प्रोत्साहन करने और अनुचित का विरोध करने से, यानी उचित को प्रोत्साहन करते रहें और अनुचित का विरोध करते रहें। स्वयं के विस्तार की अवधारणा के अंतर्गत संकीर्णताओं से मुक्त होने तथा एक वैज्ञानिक मानसिकता को स्वीकार करती है। तो शिक्षा क्या है? स्वयं के विस्तार की धारणा के अंतर्गत शिक्षा संकीर्णताओं से मुक्त होने, वैज्ञानिक मानसिकता को स्वीकार करने, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर तटस्थ हो एवं मानवतावाद से प्रेरित हो तो उसे शिक्षित होगा वो। इस प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति सभी मानसिकता, बाधाओं, संकीर्णताओं से मुक्त होकर अपनी महत्वाकांक्षा को परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ एकीकृत कर लेता है तो उस व्यक्ति शिक्षित होगा। अपनी मानसिकता है, उसकी समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, विश्व, सबके साथ वो एक अपनी सोच रखता है तो शिक्षित होगा। शिक्षा का एक अन्य अर्थ क्षमताओं के विकास से भी है, अर्थात व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने और बेहतर जीवन जीने की क्षमता विकसित करने तथा सार्थक परिवर्तन में रचनात्मक भूमिका निर्वहन करने में सक्षम हो तो वह शिक्षित होगा। यानी बेहतर जीवन जी सके, अपने विकास कर सके और अपना परिवर्तन कर सके, यानी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे तो वह शिक्षित होगा। अन्य अर्थों में शिक्षा एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक क्षमताओं के विकास के माध्यम से एक गतिमय जीवन यापन से संबंधित है। तो शिक्षा क्या है? आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक क्षमताओं के विकास के माध्यम से गरिमामय जीवन यापन से संबंधित है। शिक्षा का एक अन्य अर्थ अथवा उद्देश्य एक व्यक्ति को गुणवत्तापरक रोजगार प्रदान करने, यानी शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त रोजगार मिले, प्रदान करने के साथ ही उसे कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से भी जुड़ी हुई है। यानी उसे कुशलता भी आए उसे किसी भी काम में तो और वो रोजगार अच्छे से प्राप्त भी कर सके। फिर शिक्षा का अवधारणात्मक पक्ष, तो टेलर नामक विद्वान द्वारा अपनी पुस्तक थर्ड वेव के अनुसार मानवीय इतिहास में 3 प्रकार की क्रांतियां घटित हुई हैं। कृषि क्रांति प्राकृतिक संसाधन और उसके दोहन को महत्व देती है। औद्योगिक क्रांति भौतिक पूंजी को महत्व देती है और सूचना क्रांति मानव संसाधन को महत्व देती है।
सूचना क्रांति के प्रसार के साथ ही शिक्षा की भूमिका एवं महत्व में वृद्धि हुई, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को एक कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करने में आधारभूत भूमिका निभाती है। फिर क्षमता का विकास अर्थात मानवीय संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करना, जो मानव है उसको एक पूंजी के रूप में परिवर्तित करना है, अर्थात व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं तकनीकी रूप से कुशल है और यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। यहाँ मानव पूंजी का विकास मात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कार्य के दौरान प्रशिक्षण में सुविधाओं से भी संबंधित है। तो कार्य में प्रशिक्षण में सुविधा से भी संबंधित है, जिससे व्यक्ति नव परिवर्तनों को स्वीकार कर सके। तो व्यक्ति क्या है, नव परिवर्तन को स्वीकार कर सके एवं उनके अनुरूप सामंजस्य स्थापित कर सके। भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। तो भारत कैसा है, जनसंख्या की लाभांश की स्थिति में है। इसका समुचित लाभ उठाने के लिए शिक्षा के माध्यम से ही कुशल मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है एवं विश्व नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका रेखांकित की जा सकती है। विश्व का नेतृत्व कैसा है, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की भूमिका रेखांकित की जा सकती है। इस हेतु आवश्यक है कि भारत में एक बौद्धिक रूप से विकसित एवं ज्ञानवान समाज का निर्माण हो। तो बौद्धिक रूप से विकसित और ज्ञानवान समाज का निर्माण हो। नवाचारों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें अपना सके और नवाचार को प्रोत्साहित कर सके, उन्हें अपना सके, अप्रासंगिक हो चुकी परंपरागत रूढ़िगत मान्यताओं को समाप्त कर सके और नवाचार का उपयोग कर नवीन कौशल का विकास करते हुए राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में भूमिका का निर्वहन कर सके। तो व्यक्ति शिक्षित है। अब है वास्तविक शिक्षा क्या है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्यतः आर्थिक मानव के विकास के प्रति केंद्रित प्रतीत होती है, जहां शिक्षा का पैमाना नौकरी प्राप्त करना एवं भौतिक सुखों की वृद्धि करने तक ही सीमित है। साथ ही अभिव्यक्ति मुखरित प्रवृत्ति विकसित करने के बजाय स्वास्थ्य केंद्रित एवं स्वयं को उछालने पर लक्षित रहा है। ऐसे में व्यक्ति मानवीय मूल्यों आवश्यकताओं के विरोधाभास को समझने में सक्षम नहीं हो पाता। तो विरोधाभास को समझने में व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता। समाज के विकास के बजाय स्वयं के विकास का प्रयास करता है। तो व्यक्ति क्या है, समाज के विकास के बजाय स्वयं के विकास का प्रयास करता है। इससे एक अर्ध चेतन और अर्ध मानव की संकल्पना विकसित होती है। इस संकल्पना के आधार पर जब वह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है तो सेवा के बजाय शोषण यानी शोषक की भूमिका अधिक निर्वाह करता है। तो सेवक के बजाय वह क्या, शोषक की भूमिका निर्वाह करने लगता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि उसका काम सिर्फ नौकरी प्राप्त करना है। फिर चिकित्सक बनकर मानव कल्याण के बजाय वह अनैतिक गतिविधियों जैसे गर्भावस्था में लिंग की जांच और मानवीय अंगों का व्यापार संबंधित संवाद करने लगता है, यानी उसे नैतिक मूल्य सिखाई नहीं जाते। शिक्षक बनकर एक भ्रमित समाज का निर्माण करता है। इस तरह शिक्षा का अगर अर्थ नहीं जानता तो गलत काम करता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था के पहले प्रामाणिक स्रोत वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। इस समय शिक्षा का मुख्य स्वरूप धार्मिक था। इसका उद्देश्य मूलतः व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों में समाज में वंचित वर्ग की और शिक्षा से क्रमिक रूप से वंचित कर दिया गया। इसके बाद लंबे समय तक भारत में शिक्षा धार्मिक स्वरूप आधारित रही, धर्म के स्वरूप में आधारित रही। भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान स्थापित हुए। भारत में इस तरह के शिक्षा संस्थान स्थापित हुए और इन शिक्षा संस्थानों में धर्म के साथ ही राजनीति, प्रशासनिक और आर्थिक शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया गया। इसके सबसे प्रमाणित प्रमाण बौद्ध और जैन ग्रंथों के साथ ही मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से प्राप्त होते हैं, यानी बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से पता चलता है।
और अर्थशास्त्री कौटिल्य यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र से पता चलता है। इस दौरान शिक्षा की भाषा मूलतः संस्कृत रही, साथ ही पाली और प्राकृत भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर मध्यकाल, तो मध्यकाल में मुगलों के आगमन पर शिक्षा स्वरूप व्यापक स्तर पर परिवर्तन प्रकट हुआ, क्योंकि अब शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में प्रदान की जाने लगी। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा धर्म आधारित रही, किंतु दोनों के पैटर्न जो था उसमें पर्याप्त अंतर मौजूद था। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण का केंद्र नियंत्रण में थी। तो शिक्षा क्या है, राज्य के नियंत्रण, संरक्षण और नियंत्रण में थी। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि ली और विभिन्न भागों में मकबरे, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना की। यद्यपि मध्यकाल में शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में व्यापकता का अभाव था, यानी शिक्षा केवल नगरों और उच्च मध्यम वर्ग के बालकों के लिए ही थी। निम्न लोग शिक्षा नहीं पा सकते थे। फलस्वरूप जनसाधारण को ज्ञान अर्जन का कोई मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और मध्यकाल में अरबी फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस कारण प्रांतीय भाषाओं की पूर्णता अपेक्षा हो गई। पर्दा प्रथा के कारण इस काल में स्त्री शिक्षा की प्रगति प्राचीन काल की अपेक्षा कम थी। तो स्त्रियों को शिक्षा इस समय भी कम थी और निम्न वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होता था। सीमित स्तर पर मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सैन्य शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। औपनिवेशिक काल में शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत शिक्षा मध्यकाल की जो भारतीय शिक्षा है वह परंपरागत धर्म आधारित नैतिक उद्देश्यों पर आधारित थी, धर्म पर और नैतिक उद्देश्यों पर। जबकि आधुनिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए। ब्रिटिश काल में 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया पहला प्रयास था। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों से संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। तो 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया। फिर 1784 में विलियम जॉन के द्वारा कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करना था। तो 1784 में किया गया भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जहां अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा विभिन्न भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। तो फोर्ट विलियम की स्थापना हुई जब भारतीय भाषाओं का रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। इसी दौरान ब्रिटिश अधिकारी आइसलैंड द्वारा अधोमुखी स्नातपद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें यदि समाज को उच्च वर्ग शिक्षा कर दिया जाए तो समाज का निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। यानी यदि उनका कहना था कि यदि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो समाज वर्ग स्वयं से ही शिक्षित हो जाएगा। ये गलत अवधारणा थी। चार्टर एक्ट 1813 में इस 13 के तहत पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के प्रति वर्ष के देने का प्रावधान किया। तो चार्टर एक्ट जो 1813 का आया उसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के लिए दिया जाएगा। और 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा की नीति अपनाई। वह वुड का शिक्षा घोषणा पत्र है। तो 1984 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1984 में इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा रखने, महिला शिक्षा पर बल देने और शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान खोलने और शिक्षा विभाग स्थापित करने की इसमें सिफारिश की गई थी। फिर स्टोनली घोषणा पत्र।
स्टैनली घोषणा पत्र कब आया? तो 1859 में आया। इसने अनुदान प्रणाली को मध्यम एवं उच्च शिक्षा तक सीमित करने और माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु स्थानीय कर लगाने का सुझाव दिया। यानी जो शिक्षा थी तो वह मध्यम और उच्च तक रहे और निम्न पर क्या हो, प्राथमिक शिक्षा जो देनी है उस पर स्थानीय लोगों के लिए कर लगाने का सुझाव दिया। अब है हंटर आयोग 1882। हंटर आयोग 1882 में आया। इसने प्राथमिक शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी बताया और माध्यमिक शिक्षा निजी संस्थाओं पर छोड़ दी। तो माध्यमिक शिक्षा निजी संस्थाओं पर छोड़ दी और प्राथमिक शिक्षा को जिम्मेदारी बताया राज्य की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में दो ने क्या किया, सो विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण और वायसराय की वीटो के अधिकार देने का सुझाव किया। तो इसने विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण और वायसराय को वीटो देने के सुझाव दिए। 2013 की नीति में स्थानीय भाषा उपयोगी पाठ्यक्रम और शिक्षा की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। सेंडर आयोग 1917 में है। इसने शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाने और प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने का सुझाव दिया। हार्डिंग समिति ने 1919 में हार्डिंग समिति 1919 में आई। इसने क्या है, व्यावसायिक शिक्षा, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा पर जोर दिया। फिर एडवर्ड रिपोर्ट 1936। इसने तकनीकी स्कूलों और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की। फिर जाकिर हुसैन समिति 1937 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का सुझाव दिया। वर्धा योजना तो महात्मा गांधी की थी ये जिसमें 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और मातृभाषा को माध्यम बनाने की बात कही। तो 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए और शुरुआत में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों से शिक्षा को जोड़ना था। अब है सर्जेंट आयोग 1944 में पहली बार औपचारिक रूप से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई और 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई। अध्यक्ष और विशेषताएं और सिफारिशें किसने क्या सिफारिश की? तो वॉरेन हेस्टिंग, इसने कलकत्ता में मदरसा बनाया और 1961 में 81 में विलियम जोन्स, तो इसने एशियाटिक सोसाइटी यानी भारतीय ग्रंथों का अनुवाद कराया विलियम जॉन ने 1884 में। फिर 1600 में लॉर्ड वेलेस्ली आए। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की भारतीय भाषाएं और परंपराएं सीखने के लिए 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना की। चार्टर एक्ट 1813, तो इसने शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए के वार्षिक प्रावधान किए। 1865 में मैकाले आया, तो उसने अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा देने की बात कही। 1854 में वुड घोषणा पत्र, जिसमें महिला शिक्षा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग और शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान सहायता दी। 1859 में स्टैनली घोषणा, इसने क्या किया, अनुवाद प्रणाली केवल उच्च शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु स्थानीय कर। तो अनुवाद प्रणाली जो थी उसमें केवल उच्च शिक्षा दी जाए और प्राथमिक शिक्षा पर उसने टैक्स लगाया। 1862 में हंटर आयोग ने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा सहकारी जिम्मेदारी और माध्यमिक शिक्षा निजी संस्थाओं पर। तो मध्यम की जो शिक्षा है वो निजी संस्थाओं पर दी जाए और प्राथमिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी।
अब है आगे की विशेषताएं और आयोग। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आया, तो इसने विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण वायसराय को बांटे और पावर दी। 1913 में शिक्षा नीति आई, जिसने स्थानीय भाषा उपयोगी पाठ्यक्रम शिक्षा की संख्या में वृद्धि की। 1917 में सैलेंडर आयोग, उसने शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया और प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया। अब 1919 में हार्डिंग समिति व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी। 1936 में एडवर्ड वुड घोषणा जो आई, उसने तकनीकी स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया। जाकिर हुसैन समिति 1937, इसने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। वर्धा योजना 1937 में 7 वर्ष का निःशुल्क शिक्षा और मातृभाषा मध्यम कुटिल उद्योगों को जोड़ना। 1938 में खेर समिति, तो इसने आधारभूत शिक्षा सुझाव दिए। 1944 में सर्जेंट आयोग, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो इस तरह से बहुत सारी शिक्षा इच्छाएं हैं जी। इस प्रकार ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे परंपरागत से आधुनिक ढांचे की ओर बढ़ने लगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना था। फिर स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में 1950 में लागू भारतीय संविधान के तहत शिक्षा को राज्य सूची के विषय में घोषित कर दिया गया, किंतु स्वतंत्रता के लगभग 2 दशकों के बाद भी शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार नहीं होने तथा शिक्षा के प्रसार में केंद्र की भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, ताकि अब दोनों की जिम्मेदारी होगी। अब है अनुच्छेद 21 में, तो गरिमामय जीवन में शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें मूल रूप से भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं करते हुए नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों के रूप में भी सम्मिलित किया गया। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई निर्णय में स्पष्ट किया कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति द्वारा गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है, अतः प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21A बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया। वस्तुतः इस अनुच्छेद को वर्ष 2009 में पारित निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से संविधान में जोड़ दिया गया। बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। फिर राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों में मूल कर्तव्य। तो अनुच्छेद 45 है, तो इसमें बच्चों के 6 वर्ष तक की आयु की पूरी तरह से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख करना और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद 51A में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। तो 86 संविधान संशोधन में जिसे जोड़ा गया। वह शिक्षा से जुड़े अन्य प्रावधान। तो अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त किसी भी विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो सरकार से चल रहे हैं। किसी भी निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु उसमें किसी विद्यार्थी की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि धार्मिक शिक्षा दें, तो फिर वो व्यक्ति निजी क्षेत्र में वो बच्चा आए तो ये अनिवार्य नहीं होगा। अनुच्छेद 29 है जो, तो उसमें अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और संचालित करने का अधिकार है। 350A के तहत राज्यों द्वारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक जो है कक्षा 1 से 5 तक
6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा की नींव रखना है। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, गणना करना, जीवन के बुनियादी कौशल सिखाना और नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को भी समावेश करना है। इस स्तर पर भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और खेल-कूद, कला जैसी विषयों में शिक्षा दी जाएगी। अब प्रारंभिक शिक्षा का महत्व। तो मानसिक विकास। प्रारंभिक शिक्षा को उद्देश्य मस्तिष्क का विकास करना है। 6 वर्ष की आयु के बच्चे को 85% मानसिक विकास हो जाता है, इसलिए इस समय अच्छी शिक्षा आवश्यक है। फिर है असमानता कम करना। औपचारिक शिक्षा शुरू करने से गांव शहर के बच्चों के बीच अंतराल घटेगा, जो अंतर है उनमें वो घटेगा। फिर कम डाउट यानी सही आयु में पढ़ाई शुरू करने से बच्चे पर बोझ कम होगा और स्कूल छोड़ने की संभावना भी उसकी कम होगी। सामाजिक कौशल यानी खेल आधारित शिक्षा से बच्चों में सहयोग और नेतृत्व और संवाद की क्षमता बढ़ेगी, नेतृत्व करने की, संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी। फिर दीर्घकालिक लाभ। शोध बताते हैं कि 6 वर्ष की आयु से कक्षा 1 शुरू करना बच्चे के लिए बेहतर और उपयोगी होगा। स्कूलों की संख्या। भारत में कुल लगभग 4.72 लाख स्कूल हैं। इनमें से अधिक स्कूल केवल प्राथमिक स्तर पर हैं। तो भारत में कुल क्या है, 14 लाख स्कूल हैं, जिसमें अधिकांश केवल प्राथमिक स्तर पर हैं, जो 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि देश में शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्तर पर आधारित है। अब छात्र का नामांकन। तो 2023-24 देश में कुल 24 करोड़ क्या है विद्यार्थी स्कूलों में नामांकित हैं। इनमें से 48% छात्र जो हैं प्राथमिक स्तर पर हैं, जो 1 से 5 तक पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि लगभग आधे विद्यार्थी अभी भी शिक्षा की शुरुआती चरण में हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। शिक्षा की स्थिति। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों का केवल 24% है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक हैं वो उनकी संख्या कम है, जबकि छात्रों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, लगभग 49% तक है, और शिक्षक 24% बस हैं, आधे हैं। इसका अर्थ है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित नहीं है और एक शिक्षक को अपेक्षाकृत अधिक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसलिए गुणवत्ता नहीं आती है। नामांकन में गिरावट। तो 25 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 11 वर्ष की आयु यानी 3 से जो 11 वर्ष के बच्चे हैं उनमें प्राथमिक स्तर के बच्चे शामिल हैं, उनमें लगभग 24 लाख बच्चों की कमी हुई है। इसका अर्थ है कि या तो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ने और गणित की क्षमता में क्या है कि कक्षा 3 के 13% बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ रहे हैं, जो वर्ष 2022 में मतलब 3 में पढ़ने वाले बच्चे क्या है, 23% बच्चे अब क्या कहें कक्षा 2 का पाठ पढ़ पा रहे हैं, यानी उस पढ़ाई में अब तो 16.3% की बेहतर हुआ है। कक्षा 8 के 45% बच्चे क्या हैं, गणित की समस्या हल कर पा रहे हैं। पढ़ाई की तुलना में गणित में थोड़ा अधिक सुधार हुआ है। सरकारी स्कूलों में प्रगति और निजी स्कूलों की तुलना में तीव्र रही है। तो निजी स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूल है उनकी प्रगति हुई है। अब है RTE अधिनियम 2019। तो ये 46वां संविधान संशोधन 2002 जब पारित किया गया, तो उसे 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को क्या है, मूल अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसमें क्या 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में भारत सरकार ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पारित किया, और जो 25% सीटें वंचित वर्ग हैं जो उनके लिए घोषित कर दी कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए।
RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी TET में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जो इन कक्षाओं में पढ़ाएगा शिक्षक, तो वो राज्य का जो परीक्षा होती है TET वाली, तो उसे उत्तीर्ण होना उसमें आवश्यक है। फिर किसी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद यानी SCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। तो किसी राज्य में जो शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को अध्यापक के तहत योग्यता होना जरूरी नहीं है। नो डिटेंशन नीति वर्ष 2009 में शुरू हुई। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नो डिटेंशन नीति कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 के छात्र हैं। तो नो डिटेंशन नीति में कितने 7 तक के छात्र हैं कक्षा के। उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। तो स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन नीति समाप्त हुई। तो केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन आने वाले स्कूलों में नो डिटेंशन नीति समाप्त हुई, यानी कई राज्यों ने इस नीति का विरोध किया। उनका तर्क था कि छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए ठीक से तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए कक्षा 10 में उनकी असफलता बढ़ रही है। यानी उन्हें पास कर दिया जाता था जो 5वीं और 8वीं में। तो परिणाम स्वरूप संसद ने 2019 में RTE अधिनियम में संशोधन किया और राज्यों को 5वीं और 8वीं में नियमित परीक्षा आयोजित करने के और नो डिटेंशन पॉलिसी यानी फेल जो ना करने की जो नियम था उसे समाप्त करने की अनुमति मिल गई। और स्कूली शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्यों ने केंद्र की इस नीति के अनुरूप भी अपने राज्यों में इस नीति का निर्णय लेना था। तो राज्य भी अपने अनुसार इस नीति में अपना निर्णय ले सकते थे। अब है PM पोषण योजना। तो इसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना। 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदलकर PM पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण दूर करना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना है। तो योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और छोटे और क्या है छात्रों की स्कूल में भागीदारी बढ़ाना, यानी छात्र अधिक स्कूल जाएं। इसके तहत 10 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से कक्षा 8वीं तक के पढ़ने वाले 12 करोड़ छात्रों को स्कूली दिनों में एक बार गर्म पका भोजन परोसा जाता है। फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसमें क्या है, शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे छात्र उच्च शिक्षा के लिए तैयार होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा जो है स्कूल तुलना में स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल को उच्च स्तर प्राप्त होता है। माध्यमिक शिक्षा जो है शिक्षा ही विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में विकल्प चुनने और आगे चलकर करियर का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। तो माध्यमिक शिक्षा जो 8वीं तक होती है। माध्यमिक शिक्षा देश के शिक्षक पैटर्न में एक बहुत ही रणनीतिक स्थिति है। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन में जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना, मतलब जीवित रहने के लिए पढ़ना लिखना जितना जरूरी है वो बस है। यहाँ माध्यमिक शिक्षा एक व्यक्ति को जटिल समाज का पूर्ण सदस्य बनने में सक्षम बनाती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें लोकतंत्र को जरूरतों को पूरा करना, फिर सर्वांगीण अपना विकास कर सके छात्रों के सामाजिक गुणों, बौद्धिक विकास और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना है। उभरते हुए सामाजिक व्यवस्था में नागरिकों के रूप में रचनात्मक रूप में भाग लेने के लिए छात्र
के चरित्र को प्रशिक्षित करना है कि वो अच्छा नागरिक बन जाए समाज का, और बौद्धिक कौशल हो, व्यवहार उसका अच्छा हो, लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सके सबके लिए। छात्रों की व्यवहारिक और व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने, यानी उसका व्यवहार सुधरे और व्यवसाय जो काम करता है तो उसकी दक्षता अच्छी हो। वस्तुनिष्ठ रूप से सोचने के लिए मन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना कि अच्छे तरह से वैज्ञानिक तरीके से सोच सके। अपने साथियों के साथ सद्भाव और कुशलता से जीने के लिए आवश्यकता उसकी विकसित करना, और कला संस्कृति के हितों को विकसित करना, यानी कला संस्कृति में उसका ध्यान हो। जनवरी 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की। इसने UDISE प्लस शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में शुरू एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसमें क्या हुआ, 2012-13 में शुरू हुई और एक उन्नत संस्करण है। इसमें देश के स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वर्ष 24 में कुल 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। तो इस गिरावट का कारण डेटा संग्रह विधियां उत्तरदायी हैं, जिसके परिणामस्वरूप डुप्लीकेट प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। तो डेटा इस तरह से कलेक्ट किया गया बेहतर डिजिटल रूप से, तो डुप्लीकेट प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं। कई वर्षों तक अनेक राज्यों द्वारा सरकारी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामांकन के आंकड़ों में गिरावट वाले राज्यों से स्पष्टीकरण मांगा तो शिक्षा मंत्रालय ने, तो उन्होंने बताया कि 2018-19 से वर्ष 2022 की अवधि में 1.55 करोड़ छात्रों की गिरावट, यानी 6% की गिरावट आई है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों के नामांकन में गिरावट है, और उन्होंने बता दिया कि 6% की गिरावट आई है। और ये इसका कारण 2024 में लगभग 11 करोड़ लड़कियों का नामांकन, जबकि 4 साल का औसत था 12.66 करोड़ था, तो अब 11 बचा है। माध्यमिक और उच्च माध्यम में क्या हुआ, 23-24 में नामांकन में वृद्धि हुई। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वृद्धि हुई है। तो प्रारंभिक स्तर पर क्या था, डुप्लीकेट नाम चढ़े हुए थे, तो उनको उसके कारण था वो। तो कुल नामांकन में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 20% है। बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो है उनका प्रतिनिधित्व लगभग कुल जो है 20% है। 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और लिंग विशिष्ट शौचालय जैसी बुनियादी सेवाएं हैं, और केवल 57% स्कूलों में कार्यक्रम कंप्यूटर और 93% इंटरनेट से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी बताई गई हैं। अब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। विद्यालय में शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रित राज्य सरकारों को सलाह देना है। NCERT और भारत की स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करता है। तो शैक्षिक अनुसंधान संस्था NCERT की बुकें निकालता है, नीतियाँ बनाता है शिक्षा की। इसकी फिर राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान, तो इसकी स्थापना 1989 में हुई। केंद्रीय शिक्षा के अधीन है। इसका उद्देश्य बच्चों को लक्षित करना जो गरीबी के अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इसीलिए इसका नाम है। अब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो 2009 में आया। उद्देश्य है कि माध्यमिक स्तर के बच्चों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब है आवासीय क्षेत्रों में
आवासीय क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के अंतराल पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो जो माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक है उन्हें 5 किलोमीटर के अंतराल में लगभग, और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो 10वीं तक, तो उन्हें 10 किलोमीटर तक के अंतराल में स्थापित होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी, लड़कियों तथा गाँव के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता व्यवस्था की जाए। तो जो पिछड़ी जातियाँ हैं, ये एससी, एसटी, ओबीसी सबको गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए। अब है राष्ट्रीय आविष्कार मिशन। तो राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का है, इसमें राष्ट्रीय आविष्कार मिशन एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पर फोकस करना है, यानी बच्चों में विज्ञान गणित के लिए उत्सुकता और सृजनता एवं प्रेम की भावना का समावेश करना है। स्कूली छात्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना, विज्ञान गणित की गतिविधियों को आनंददायी बनाना। तो अच्छे तरीके से उन्हें विज्ञान गणित समझाया जाए, पढ़ाया जाए, इसके लिए है। इसका पूरा नाम समाज के लिए आजीवन शिक्षा की समीक्षा, यानी उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम आया। तो उल्लास नव भारत शिक्षा कार्यक्रम, ये इसका नाम नव भारत साक्षर कार्यक्रम है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2020 के अंतर्गत शुरू किया, राष्ट्रीय नीति जो 2020 है उसके अंदर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को शिक्षित करना है, 15 वर्ष से उस अधिक आयु के जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। तो उल्लास योजना है उनके लिए। इस योजना को उद्देश्य केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं, बल्कि आजीवन शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है। 2027 तक योजना बाधित है। योजना के 5 घटक हैं, जिसमें आधारभूत साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा देना है। अब है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत परिकल्पित है। परिकल्पना पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा विद्यालय है। नवोदय विद्यालय में आवास भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के वाली बच्चों को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। विद्यालय में परीक्षा के आधार पर होता है। नवोदय की शिक्षा होती है जो परीक्षा, इसमें केंद्रीय बजट 2026 में 28 नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है कि 28 विद्यालय और स्थापित किए जाएं। अटल नवाचार मिशन तो नीति आयोग के तत्वाधान में है। अटल नवाचार मिशन इसमें वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया अटल नवाचार मिशन को। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाना। STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ में माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसमें क्या है, समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना क्या है, 2018 में 3 योजनाएं आई। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक की शिक्षा के विलय के रूप में इसे शुरू की गई। तो समग्र शिक्षा यानी सार्वजनिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकों को भी शिक्षा दी जाए। इसका लक्ष्य 6 से 18 वर्ष तक के सभी छात्र प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शिक्षा की समावेशिता और गुणवत्ता में सुधार करना है। अब है प्रेरणा कार्यक्रम, 2024 में शुरू हुआ प्रेरणा कार्यक्रम। इसमें छात्रों में नेतृत्व गुण, यानी छात्रों में क्या हो, नेतृत्व का गुण हो, नवाचार और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रोत्साहित करना। तो नवाचार को और राष्ट्रीय मूल्यों के गुणों को प्रोत्साहित करना है।
लक्ष्य है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के मेधावी छात्र कक्षा 9 से 12वां के मेधावी छात्र, इसमें 9 से 12वां के मेधावी छात्रों के लिए है प्रेरणा कार्यक्रम। इसमें इसका उद्देश्य छात्रों को एक प्रेरक अनुभव प्रदान करना, नेतृत्व गुणों को बढ़ाना, भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों को मूल्य आधारित शिक्षा के साथ एकीकृत करना। देश के विभिन्न हिस्सों में 20 चयनित छात्रों का एक बैच हर सप्ताह कार्यक्रम में भाग लेगा। तो देश में 20 चयनित छात्र हैं, उसमें लड़के और लड़कियां भी शामिल होंगी। तो हर बैच एक बैच हर सप्ताह कार्यक्रम में भाग लेगा। कार्यक्रम के समापन की अवधि उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम के समापन कितना होगा, तो इसके में उच्च शिक्षा, तो भारत में उच्च शिक्षा से आशय स्कूली शिक्षा है, यानी कक्षा 12वीं के बाद प्राप्त होने वाली शिक्षा उच्च शिक्षा है, कक्षा 12वीं के बाद वाली। इसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान जैसे IIT, NIT, प्रबंधन संस्थानों IIM, मेडिकल कॉलेज, विधि विश्वविद्यालय के अनुरूप संस्थान शामिल होते हैं। इसमें क्या है, उच्च शिक्षा का महत्व, तो मानव संसाधन का विकास, यानी हर युवा को ज्ञान, कौशल, अनुसंधान क्षमता प्रदान करती हैं जिससे वह राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकें। फिर रोजगार और आर्थिक प्रगति, तो उच्च शिक्षा रोजगार की संभावनाएं बढ़ाती हैं और उद्योग, सेवा और नवाचार क्षेत्र के लिए योग्य जनशक्ति उपलब्ध कराती हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, तो IIT, IISc, ISRO जैसे संस्थान अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक प्रगति और लोकतांत्रिक चेतना, तो इस सामाजिक प्रगति में क्या है, उच्च शिक्षा व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी, नागरिक मूल्यों का विकास करती है, नागरिक मूल्यों को विकसित करती है। अब है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तो 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने में उच्च शिक्षा अहम है। के प्रमुख आंकड़े हैं कि राज्य विश्वविद्यालय पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2025 में आई, जिसमें रिपोर्ट का औपचारिक नाम राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विकास करना है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है जो विशेष रूप से राज्यों एवं राज्य सार्वजनिक विद्यालयों पर केंद्रित है। उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन में राज्यों में क्या है, हिस्सेदारी 81% है। तो 81% राज्यों में उच्च शिक्षा की हिस्सेदारी है। जनवरी 2025 तक भारत में उच्च शिक्षा जो है विश्वविद्यालय वाली शिक्षा, इसमें सर्वाधिक SPU कर्नाटक में है, यानी सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो नामांकन है वो कर्नाटक में 43% है। अब SPU यानी नामांकन में छात्र नामांकन दर में, यानी विश्वविद्यालय की नामांकन दर में 2011 में वर्ष 2021 की अवधि में 38% की वृद्धि हुई, यानी विश्वविद्यालय वाले यानी महाविद्यालय वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है पढ़ने की। कुल नामांकन अनुपात में वृद्धि के मामले हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में शीर्ष स्थान पर हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश भी अब शीर्ष स्थान पर आ गया है। भारत में राज्य विश्वविद्यालय की प्रमुख चुनौती, तो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या चुनौती हैं, तो राज्य स्तर वाले, तो इनमें वित्तीय संकट यानी बजट की कमी के कारण आधारभूत संरचना, अनुसंधान और शिक्षकों के विकास में बाधा है। गुणवत्ता की कमी यानी शिक्षण जो है अनुसंधान और पाठ्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनुपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार नहीं है। रोजगार शिक्षा का अभाव यानी उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास की कमी, यानी रोजगार होना चाहिए तो उसके अनुसार कौशल नहीं आता है। अनुसंधान में पिछड़ापन, तो नवाचार और उच्च स्तरीय शोध कार्यों में सीमित भागीदारी है। अब प्रशासनिक जटिलताएं, तो लाल फीताशाही और स्वायत्तता की कमी है।
लाल फीताशाही यानी लेट तरतीब काम होता है और स्वायत्तता भी नहीं है, फिर प्रशासन जटिलताएं हैं। डिजिटलीकरण की कमी, आधुनिक तकनीक और स्मार्ट शिक्षा उपकरणों की सीमित उपलब्धता है। समाधान हेतु सुझाव, तो वित्तीय सुझाव यानी विश्वविद्यालयों में अधिक फंडिंग या सार्वजनिक निजी भागीदारी पर यानी के अनुदान प्रदान करना, यानी निजी भागीदारी अपनाई जाए। फिर गुणवत्ता का उन्नयन यानी शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, वैश्विक पाठ्यक्रम अपनाया जाए विश्व स्तर के अनुसार ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लागू किया जा सके। फिर कौशल विकास यानी औद्योगिक शिक्षा समन्वय को बढ़ाना, उद्योगों को शिक्षा को समन्वय किया जाए, बढ़ावा देना और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना। इसमें अनुसंधान प्रोत्साहन, शोध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता, शोध कार्य जो होते हैं रिसर्च, तो उनके लिए सहायता दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। फिर है प्रशासनिक सुधार यानी विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल परिवर्तन यानी स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन संसाधन, ई प्लानिंग और प्लेटफॉर्म को अपनाना। अब है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो क्वाइक्यूरिल मतलब काइक्यूरेली साइमंड्स द्वारा जारी, यानी काइक्यूरेली साइमंड पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक करियर और शैक्षिक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। 2004 से पूर्व इसे टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। इसके प्रमुख बिंदु हैं कि अमेरिका के जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 14वें वर्ष टॉप यूनिवर्सिटी रहा। उसके बाद लंदन इसमें क्या है, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में 48% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ। 48% तक भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ, जिसमें 123वें, फिर भी भारत इतने पीछे है कि 123वें स्थान पर IIT दिल्ली का नाम आया है। अब है IIT हैदराबाद ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 664 की वैश्विक रैंक हासिल, यानी हैदराबाद ने अपनी स्थिति में सुधार किया और अभी वो 664वीं विश्व की रैंकिंग पर है। विद्यालय में रैंकिंग में भारत में 54 विद्यालयों को स्थान मिला है, तो रैंकिंग में भारत के 54 विद्यालय उनको स्थान मिला है और चीन के बाद भारत चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला ऐसा देश बन गया है। नौकरी देने वाले वैश्विक शीर्ष में 100 संस्थानों में 5 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई, यानी 100 में से ऐसे विद्यालय सिर्फ 5 हैं जिनमें भारत के पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा नौकरी या रोजगार मिल जाता है। तो भारत के ऐसे 5 ही विद्यालय को स्थान मिला है। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। तो 1956 के संसद के अधिनियम जो है उसके द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसमें क्या है, विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय और निर्धारण हेतु स्थापित है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के प्रतिस्थापित करने का निर्णय, किंतु अभी तक प्रतिस्थापन नहीं हुए। तो नई शिक्षा नीति 2020 है, तो उसके तहत भारत में क्या है, उच्च शिक्षा आयोग ने प्रतिस्थापित करने का निर्णय दिया, किंतु अभी तक प्रतिस्थापित नहीं किया गया है अनुदान आयोग को। प्रगति और छात्रवृत्ति योजना, तो जो 2014-15 में आई, इसमें छात्रवृत्ति योजना है एक सरकारी छात्रवृत्ति योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की मदद करना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नेतृत्व में आई है।
योजना के तहत इसमें परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान यहीं शिक्षा लेने वाली छात्राओं को हर साल पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये की वित्त मदद दी जाएगी। योजना के तहत छात्रा पात्र के यानी जो छात्रा है पात्र परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और साथ ही योजना में SC/ST OBC की छात्राओं के लिए आरक्षण भी है। PM विद्यालक्ष्मी योजना है 2015 में शुरू, केंद्र प्रायोजित शिक्षा मंत्रालय द्वारा है। इसमें क्या है, शिक्षा ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश देने वाला विद्यालयों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त गारंटर और मुक्त 7.5 लाख रुपए तक का ऋण देती है। तो PM विद्यालक्ष्मी योजना है। तो इसमें क्या है, बच्चों को उच्च शिक्षा में जो जाते हैं तो उनका लोन देती है उस शिक्षा के लिए। अब है 13 त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम 2025। तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए व्यापक एकीकृत मानवीकृत ढांचा स्थापित करना है और उसे बढ़ावा, नए विचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह विधेयक भारत में सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। तो देश में ऐसा पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा ये। इसमें गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो सहकारिता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अनुसंधान प्रदान करेगा। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। राष्ट्र के महत्व का होगा ये। यह विश्वविद्यालय प्रति वर्ष लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा, यानी 8 लाख बच्चों को ये शिक्षित करेगा और करने में सक्षम होगा। सहकारी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता भी बढ़ेगी और कुशल मानव संसाधन को बढ़ाएगा ये। फिर विश्वविद्यालय का नेतृत्व एक कुलपति करेगा, जिसको मुख्य कार्यकारी और शैक्षिक अधिकारी होगा। कुलपति की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाएगी और 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति भी का प्रावधान है, यानी फिर से नियुक्त किया जा सकता है। फिर इसमें संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कुलपति करेंगे। तो मान्यता देने के लिए एक बोर्ड होगा, अध्यक्षता कुलपति करेंगे। नई राष्ट्रीय नीति 2020। तो नई राष्ट्रीय नीति जो आई थी 2020, इसमें 2 नीतियां थीं। नीतियां वर्ष 1968 की और 1986 में 2 पूर्व की नीतियां शामिल हो गईं और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महान शक्ति बनाना है, यानी विश्व के ज्ञान के समान बनाना, ज्ञान देना है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और GDP का 6% तक करने का लक्ष्य है। तो शिक्षा क्षेत्र में जो निवेश करेगी सरकार वो 6% करेगी। अब इसमें विद्यालयी शिक्षा। तो विद्यालय शिक्षा में क्या होगा, 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ स्कूल पूर्व स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा की धारा में वापस लाना। वर्तमान में 10+2 का जो कार्यक्रम था उसे 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई शिक्षा नीति, यानी आयु के अनुसार क्या है, पहले 1 से 5वीं तक की शिक्षा, फिर 3 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की, फिर 4 वर्ष की पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कक्षा 10 से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए याद किए जाने वाले तथ्यों के बजाय दक्षताओं का परीक्षण करने पर जोर दिया जाएगा।
सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की अनुमति है। और कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, व्यवसाय शिक्षा दी जाएगी। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य होगा। तो 5 वर्ष तक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 360 डिग्री की समग्र प्रगति के साथ ही मूल्यांकन सुधार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नज़र रखी जाएगी। इसमें क्या है, 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय और बीएड डिग्री करने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन 26% बढ़कर 50% किए जाने का लक्ष्य है। तो उच्च शिक्षा जो विद्यालय प्राप्त कर रहे हैं उसे 50% तक करना है। यदि प्रथम वर्ष में कोई पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में छोड़ देता तो डिप्लोमा, 3 वर्ष में छोड़ देता तो डिग्री उसे मिलेगी। ऐसे ही विकल्प हैं उसे प्रदान किए जाएंगे, मतलब वो अगर पढ़ाई छोड़ देता है। फिर एम.फिल के पाठ्यक्रम बंद और सतत स्नातक और पीएचडी स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंतः विषय होंगे। और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित होगा। यानी मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए इसमें क्या है, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगी। शिक्षण मूल्यांकन नियोजन शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसमें क्या है, विचारों को मुक्त आदान प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी फर्म होगा। शिक्षा स्तर का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, और इसमें क्या है, पाली, फारसी, प्राकृत आदि राष्ट्रीय संस्थान होंगे। चुनौतियाँ क्या बनी हुई हैं, तो नई शिक्षा नीति को पूरे देश में समान रूप से लागू करना कठिन है, क्योंकि कई राज्यों में भाषा नीति मातृभाषा में शिक्षा और समान प्रवेश परीक्षा पर आपत्ति जताई है। फिर है वित्त और अवसंरचना की कमी भी बड़ी समस्या बाधा है। अभी शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी में 6% लक्ष्य से कम है। तो सबको हर राज्य में अलग अलग समस्याएं हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी है और कमजोर डिजिटल सुविधाएं और आंगनवाड़ी केंद्रों की तैयारी अधूरी है। फिर नियामकी और भाषाई समस्याएं सामने हैं, जैसे उच्च शिक्षा आयोग और शिक्षक शिक्षा रूपरेखा लागू करने में देरी है। फिर है इसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा है। अत्यधिक केंद्रीकरण की आशंका भी समस्या बनी हुई है। फिर समाधान है कि शिक्षा में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, स्कूलों का डिजिटल सुविधा यानी कंप्यूटर इंटरनेट को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए यानी तकनीकी क्षमता का निर्माण किया जाए। पहले तो शिक्षकों को सिखाया जाए, फिर शिक्षकों को तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग बढ़ाना। निष्कर्ष है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार का अवसर प्रदान करती है। हालांकि संसाधनों की कमी, भाषाई विविधता और संस्थागत प्रतिरोध जैसी चुनौतियां इसके सफल क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएं हैं। केंद्र राज्य समन्वय, पर्याप्त निवेश, ये सारी कमियां हैं इसमें। भारत का दूरसंचार क्षेत्र, तो पिछले दशक में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन गया। दूरसंचार के मामले में क्या है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बना और इसमें मोबाइल बाजार ने ग्राहकों की संख्या लगभग 1.2 अरब हो गई है। तो मोबाइल की संख्या तो 2 अरब से ज़्यादा हो गई है भारत में।
इंटरनेट बाजार लगभग 250 मिलियन से बढ़कर 974 मिलियन उपभोक्ता पहुंच गए, यानी बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। भारत में 2026 तक 1 बिलियन नेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। तो अभी भी 2026 में क्या होगा, इंटरनेट उपयोगकर्ता और ज़्यादा पहुंचेंगे, 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। भारत में सार्वजनिक दूरसंचार क्षेत्र का अर्थ भारत सरकार दूरसंचार नियंत्रण दूरसंचार सेवाओं से है। इसमें मुख्य रूप से 2 बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जिसमें BSNL सरकारी कंपनी है भारत, जो देश में टेलीफोन और ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं देती है। फिर महानगरीय टेलीफोन निगम लिमिटेड है, जो मुंबई दिल्ली में दूरसंचार सेवाएं देती है। अब निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। वर्ष 1991 के बाद निजीकरण में रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन जैसी निजी कंपनियों में तेजी आई और सस्ती दरों पर बेहतर सेवाएं देकर बाजार में वर्चस्व स्थापित कर लिया। और प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, यानी BSNL और MTNL में 4G और 5G जैसी नई तकनीकों को अपनाने में देरी हुई, जिससे ग्राहक निजी कंपनी की ओर चले गए। प्रबंधन में समस्या, यानी सरकारी कंपनियों में सुस्त प्रक्रिया थी, जिसके कारण संचालन में कठिनाई हुई। और सरकारी हस्तक्षेप, स्वायत्तता की कमी और नीतिगत बाधाओं के कारण BSNL और MTNL तेज निर्णय नहीं ले सकी। उच्च लागत, यानी पुरानी तकनीक और बड़ी कार्यबल होने के कारण संचालन लागत अधिक रही, जबकि निजी कंपनियां कम लागत में काम कर रही थीं, तो इनके साथ समस्या बनी रही सरकारी कंपनियों के साथ। फिर भारत में सार्वजनिक दूरसंचार तो डिजिटल समावेशन, ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में BSNL ही सेवाएं प्रदान कर रहा है, जहां निजी कंपनियां अधिक निवेश नहीं करती। तो जहां दूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो निजी कंपनी नहीं पहुँचती, तो सरकारी कंपनियां सहायता दे रही हैं, अभी सुविधाएं दे रही हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, जो सुरक्षा और सरकारी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आपातकालीन सेवाएं तो प्राकृतिक आपदाएं और संकट में BSNL जैसी सरकारी कंपनियां संचार व्यवस्थाएं बनाए रखती हैं। अब किफ़ायती सेवाओं में BSNL हमेशा सस्ती दरों पर सेवाएं दी हैं, जो समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। निर्भरता, भारत पर तो सरकारी दूरसंचार क्षेत्रों को मजबूत करने से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। दूरसंचार अधिनियम 2023, तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985, फिर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 के स्थान पर अधिनियम 2023 आया, यानी तीनों 85, 33 और 1950 के स्थान पर आया। इसमें सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध है। सिम कार्ड फ्रॉड करने या 3 साल की जेल, यानी फेक करने को भी है, तो उसमें 3 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा का डाटा अनिवार्य है। फिर टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नया प्रावधान, यानी यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है तो उसको अपनी लाइसेंस फीस वापस की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। फिर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो है सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से, न कि नीलामी के माध्यम से, तो प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं दी जाएंगी। देश से बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने की राशि में कमी 50 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। किसी भी तरह की सरकारी गैर सरकारी ज़मीन पर
टावर को लाने के लिए किसी तरह की छूट नहीं। मीडिया के लिए नया प्रावधान, तो केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेज को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रबंधित नहीं किया गया हो।